हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे सीपीसी के हिस्ट्री एंड बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये आज से हम सीपीसी स्टार्ट करेंगे। इसकी फर्स्ट क्लास है और डेली रूटीनली क्लास रहेगी आपकी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज हम जो सीपीसी का जो हिस्ट्री है आपकी जो और बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको पूरा डिटेल से जानेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए अभी हम बात करते हैं सीपीसी पहले क्या है, सीपीसी क्यों बनी, कब बनी थी, सीपीसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सीपीसी में जो अमेंडमेंट भी होते हैं, सीपीसी में कितने जॉब के सेक्शंस हैं और सीपीसी में क्या क्या है ऐसा इम्पोर्टेंट जो आपके सिविल प्रोसीजर कोड बताता है। तो अभी हम पूरा डिटेल से जानते हैं। देखिए क्या होता है कि जब इंडिया में मतलब जब सारी लॉज बनने लगी थी, उससे पहले कोई लॉज नहीं थी। ठीक है, कब बनी थी? जब अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देखिए भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा चार्ल्स वुड के निर्देश पर दीवानी मामलों के निस्तारण हेतु सीपीसी 1859 पारित की गई थी। अगर हम बेसिक कंसेप्ट समझें कि पहले क्या, जब राजा महाराजा होते थे ब्रिटिश से पहले, तो क्या जब कोई कॉर्ड्स या फिर कोई भी लॉज नहीं थी? लॉज तो थी, पर क्या होता था लॉज में कि वो जो राजा थे वो अपनी स्टेट से, मीन्स राज्य भी उनके कैसे थे, खंड में बटे हुए थे। कुछ कुछ दूरी पे ही एक राज्य उनका बन जाता था, अपना क्षेत्र बन जाता था उनका, और वो वहीं के ही लॉज अप्लाई होते थे। वो खुद के ही अपने कर थे। जो हम टैक्स की बात करते हैं उस टाइम वो चुंगी बोलते हैं जिनको कर बोलते हैं, और जो अपनी जो भी उनके रूल रेगुलेशन थे वो सबके खुद खुद के हिसाब से थे। कोई पर्टिकुलरली एक ही लॉ से कोडिफाइड नहीं था। जैसे अब सीपीसी है तो वो पूरे इंडिया में क्या है, अप्लाई है। चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चल सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी आगे सीपीसी इन फ्यूचर में पढ़ने के लिए। फिर देखिए 1859 में जब फर्स्ट टाइम सीपीसी चार्ल्स वुड के निर्देश पर आई, उसके बाद क्या हुआ? 1859 की सीपीसी के पश्चात, मतलब जो वो 1859 की जो सीपीसी बनी वो फ्यूचर के लिए अप्लाई ठीक नहीं लगी, तो उसके बाद क्या हुआ? पुनः उसको क्या करा, 1877 से 1882 में क्या हुआ, उसको अमेंडमेंट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर अप्लाई हुई वो सीपीसी। फिर उसके बाद फिर उसमें बहुत सारे जो मिस्टेक्स थी वो आती रही, धीरे धीरे फिर उसमें चेंजेस करते रहे। ऐसे करके जो आप अगर हम बात करें कि 1908, ठीक है, हम बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका जो अगर हम उसके एक सन की बात करें तो वो क्या है, 1908। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें 1908 याद करने के तरीके से, मतलब सीपीसी 1908। ठीक है, अब देखिए उसके बाद की बात करें कि 1908 में जो अमेंडमेंट रूप से सीपीसी को पारित कर दिया गया। अब प्रेजेंट टाइम में सीपीसी कौन सी है? 1908 1 जनवरी 1909 से प्रवर्तित हुई। 1908 में बन के तैयार हो गई थी और 1 जनवरी 1909 से ये पूरे इंडिया में अप्लाई हुई। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो सीपीसी 1908 का जो एक्ट है, जो एक एक्ट की भी तो एक संख्या होती है ना, वो कौन से नंबर एक्ट है? 8 नंबर एक्ट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर अब देखिए इसका विस्तार JNK, नागालैंड राज्य व जनजाति क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर है। पर ये अतिरिक्त नहीं आएगा यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे अप्लाई है ये। ठीक है, अब अप्लाई है क्योंकि जो पहले का बहुत सारी जगह क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को अभी भी चेंज नहीं किया गया है। लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य पर अप्लाई नहीं है, पर हमें पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य पे ये 2019 से अब सारे जो भी आपके लॉज हैं वो सब अप्लाई होने लग गए हैं। उसके बारे में बात करें तो कि देखो संहिता के उपबंधों को या उनमें से किसी उपबंध को संपूर्ण नागालैंड या ऐसे जनजाति क्षेत्रों या उनमें से किसी क्षेत्रों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम नागालैंड पे या फिर जो भी जनजाति क्षेत्र हैं आपके, उसमें क्या होता है कि अगर अप्लाई करना है तो स्टेट गवर्नमेंट आपके जो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी उसके तहत होता है।
देखिए फिर संहिता को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समवर्ती सूची में रखा जाएगा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 आपकी शेड्यूल हैं, तो जैसे सेंटर है, स्टेट है और कंकरेंट है। तो जो आपके कॉन्करेंट है इसके अंदर रखा जाएगा सीपीसी को। देखिए सीपीसी एक प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजर लॉ है जो दीवानी मामलों के निस्तारण के लिए होता है। देखिए जो आपकी जो लॉज होती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक सब्सटैंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजर लॉ। सब्सटैंटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं मौलिक विधि, और अगर हम प्रोसीजर लॉ की बात करें तो वो होता है आपका प्रक्रिया विधि। तो जो सीपीसी है, अब देखिए सीपीसी के नाम में ही उसका जो टाइप्स ऑफ लॉ है वो छुपा हुआ है। सिविल प्रोसीजर, प्रोसीजर जहाँ भी आता है तो वो क्या हुआ? प्रोसीजर जो लॉज है वो होती है, ठीक है। अगर यही हम इसी के साथ अगर हम एविडेंस की बात करें तो एविडेंस दोनों है, सब्सटैंटिव लॉ भी है और आपका प्रोसीजर लॉ भी है। तो ऐसे जो सीपीसी है उसका हम हिस्ट्री को जानते हैं कि हिस्ट्री कब से हुई स्टार्ट? अंग्रेजों के टाइम से स्टार्ट हुई थी, 1859 से। अब देखिए सीपीसी है जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर की अपेक्षा थोड़ी कठिन होती है। इस संहिता के अनुसार व्यवस्थित प्रक्रिया दी गई है कि कोई भी मुकदमा किस प्रकार प्रारंभ होकर समाप्ति तक जाएगा। आज के हर युग में हर व्यक्ति को संपत्ति का लेन देन, शादी विवाह, व्यापार व्यवसाय, निर्माण के लिए करते समय कभी कभी कानूनी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रॉपर्टी लॉज हैं, जो आपके बात करें कि मैरिज से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, बहुत सारे ऐसे जो लॉज हैं ऐसे इसीलिए बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? कि वो ऐसे यहाँ पे मुकदमे मीन्स आपके जो केसेस हैं वो अप्लाई होते हैं, और ऐसे डिस्प्यूट होंगे तभी वो केसेस अप्लाई होंगे। फिर देखिए क्या लिख रखा है कि उनके निवारण हेतु न्यायालय विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को उपचार प्रदान करते हैं, ठीक है, रेमेडीज देते हैं कोर्ट। इसी प्रक्रिया को सिविल प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया है। देखिए इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं आपके 158 हैं, और जो सीपीसी एक ऐसा लॉ है इसमें क्या है आपकी ऑर्डर भी आते हैं और रूल्स भी चलते हैं इसमें ऑर्डर के अंदर। तो वो 51 ऑर्डर हैं सम्मिलित किए गए हैं। प्रोसीजर जो लॉज हैं मात्र अधिकारों का विनिश्चय करना ही काफ़ी नहीं बल्कि इन अधिकारों का प्रवर्तन करना सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं सीपीसी का फुल फॉर्म। देखिए हम क्या होता है सिविल प्रोसीजर कोड है, जैसे इसका फुल फॉर्म हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपीसी। ऐसे ही सीआरपीसी को बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। बहुत सारे जैसे टीपी एक्ट है उसका भी एक फुल फॉर्म है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। तो ऐसे ही सीपीसी का क्या हुआ? सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड होता है, इसका फुल फॉर्म है जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है। भारत का जो सिविल प्रक्रिया संबंधी कानून है ये प्रथम बार कब लागू हुआ था? 1859 में। इसको और क्या बोलते हैं? व्यवहार प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं और एक दीवानी प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो सीपीसी है इसको किस किस नाम से और भी जाना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद की बात करें कि जो सीपीसी है वो एक प्रोसीजर लॉ है, ये हमने पढ़ा। देखिए अब दीवानी मामलों के निस्तारण में तो इसको दीवानी प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। प्रोसीजर लॉ कैसे है? ये वह लॉ है जो सारभूत विधि द्वारा निश्चित अधिकारों मीन्स जो आपकी सब्सटेंटिव लॉ है उसके निश्चित अधिकारों दायित्वों से जो उत्पन्न विवाद होते हैं, जो उत्पन्न आपके डिस्प्यूट होते हैं, उसके निस्तारण हेतु कहाँ पहुँचाती है? न्यायालय में पहुँचा देती है। और फिर जो न्यायालय में जो आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसीजर लॉ बोलते हैं, और ये सीपीसी प्रोसीजर लॉ ही है। उसके बाद की बात करें कि जो सीपीसी है 1908 किसी स्पेशल या लोकल विधि को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। ये किसी भी आपके ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल लॉ बना हुआ है उसको आपको क्या करेगी बहुत मतलब इफेक्टिव कर रही है, नहीं। ये अपना एक लॉ है और जो इसको इसके हिसाब से जो चलता है वो इसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता किस में डिवाइडेड है? 2 टाइप्स में, ठीक है। कैसे देखें? प्रथम भाग में तो क्या है 158 सेक्शंस हैं, और सेकंड में क्या है अनुसूची से संबंधित है जिसमें क्या है 51 ऑर्डर्स हैं, नियम भी है मीन्स मैंने बताया रूल्स भी हैं इसके अंदर। संहिता की धाराएं पक्षकारों के सारभूत अधिकार व क्षेत्राधिकार का सर्जन करती है, जबकि आदेश व नियमों में न्यायालय में संचालित प्रक्रिया का उपबंध है, ठीक है। जो भी आपका जो मेन था वही मैं बता रही हूँ आपको कि जो आपके जुडिशियल प्रिपरेशन से भी रिलेटेड बहुत अच्छे से काम आएगा। देखिए जो अमेंडमेंट की जो पावर है वो किसके पास है?
आदेशों में संशोधन या परिवर्तन की शक्ति पार्लियामेंट व विधान मंडलों के अतिरिक्त राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे कि एमसीक्यूज भी करते चलेंगे कि जितना आपने पढ़ा उतना आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी 1908 में संशोधन किन किन वर्षों में किए गए हैं। देखिए ये मैंने नहीं पढ़ाया, पर फिर भी मैंने आपको इसलिए दिया है कि ताकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए 1976 में, 1999 में और 2002 में। फिर देखिए सीपीसी है जो वो 1908 कब प्रवर्त हुई, 1 जनवरी 1909 को। ठीक है, फिर देखिए सीपीसी है जो 2002 कब से लागू हुआ, तो ये आप नोट डाउन करते चलें, 1 जुलाई 2002 से। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कितने खंडों में विभाजित है? अभी जैसे मैंने बताया 2 खंडों में विभाजित है। एक में तो क्या है 158 सेक्शंस है और एक में क्या है ऑर्डर और रूल्स हैं आपके। जो प्रथम खंड में कितने भागों में विभाजित है? कुल 11 भागों में विभाजित है। और ये किससे रिलेटेड है? ये सेक्शन से रिलेटेड है। देखिए कि जो इंडिया में जो सीपीसी है वो कब और किसके द्वारा पारित की गई थी? 1859 में अंग्रेजों द्वारा। इसे चार्ल्स वुड के निर्देशों पर संहिताबद्ध किया गया था। 1859 की जो सीपीसी है किन स्थानों पर लागू नहीं है? तो वो किस पे नहीं है? प्रेसिडेंट नगरों पे। ठीक है, फिर है 1859 के बाद किन किन वर्षों में सीपीसी आई थी? 1877 में, 1882 में और 1908 मीन्स 1908 में। ठीक है, फिर वर्तमान में कौन सी जो सीपीसी है, अब जो प्रेजेंट टाइम में वो सीपीसी है हमारे पास, सीपीसी 1908 में अपने संशोधन में परिवर्तित रूप से लागू हुए। सीपीसी 1908 कैसी विधि? एक प्रोसीजर लॉ है। जबकि जो एमसीक्यूज भी अगर आप साथ में करोगे तो आपको क्या है कि बेसिक जो आपको 0 लेवल है वो यहीं से आपका अप होगा। आपका जो 0 लेवल है वो यहीं पर ही ख़त्म होकर आप ऊपर की साइड बढ़ेंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर करके बताएं, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि मेरे वीडियो बनाने का फ़ायदा भी है या नहीं।